Session we are going to start here from Dandi March and Civil Disobedience Movement कि आज की ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम मेनली दांडी मार्च जहां से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत मानी जाती है तो दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को जानेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल तक की वीडियोस में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, दांडी मार्च के बारे में आपने सुना होगा, अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी जान लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन विद सम डिमांड्स कि महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन जो उस जमाने में वायसराय थे इंडिया के, उनको कुछ डिमांड्स भेजी। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax कि उस जमाने में अंग्रेजों ने इंडियंस के ऊपर नमक कानून लगा रखा था, जिसको नमक कानून क्या जिसको बोलेंगे नमक कर, जिसको सॉल्ट टैक्स बोलते हैं। तो सॉल्ट टैक्स लगा रखा था। तो महात्मा गांधी की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो ये थी कि सॉल्ट टैक्स को हटा लिया जाए, क्योंकि नमक सभी की जरूरत की चीज थी। तो इसके ऊपर से जो टैक्स लगा हुआ था उसे हटा लेने के लिए महात्मा गांधी ने रिक्वेस्ट की। महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द कॉमन मैन। तो उनको ये लगा कि नमक ऐसी चीज है कि जिसको गरीब और अमीर हर कोई यूज करता है, तो नमक को एक सिंबल बना करके और यहां से आंदोलन को एक नया रूप दिया जा सकता है। But Irwin was unwilling to negotiate. So Lord Irwin was not interested to negotiate. उन्होंने महात्मा गांधी से इस मुद्दे पर बातचीत करने की जरूरत नहीं समझी। So महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers. तो इसके परिणाम स्वरूप जब लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की रिक्वेस्ट को मानने से मना कर दिया, तो महात्मा गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में फेमस सॉल्ट मार्च शुरू किया। The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Gujarat coastal town of Dandi। कि इस तरीके से ये जो मार्च था ये लगभग 240 माइल का मार्च था, जो महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू होकर के और गुजरात का जो कोस्टल टाउन था डांडी, वहां तक ये जाता था। तो इट वॉज स्टार्टेड ऑन 11 मार्च एंड ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी। कि इसको 11 मार्च को शुरू किया गया और लगभग 15-16 दिन की जर्नी के बाद में महात्मा गांधी जो है वो दांडी पहुंचे। एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। और इस तरीके से उन्होंने सेरेमोनियली वायलेट किया, मतलब कि सॉल्ट लॉ के वायलेशन की एक प्रदर्शनी की, एक सिंबॉलिक रूप में नमक बना करके। और इस तरीके से उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, नमक बना करके सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। तो इसको हम फेमस दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे बच्चों। तो ये सारे पॉइंट्स जो इसमें हैं इनको आप तैयार कर लेंगे। और इस आज की इस प्रेजेंटेशन में पूरे चैप्टर को जो है कंसीडर किया गया है, बस उसके प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है और उन हेडिंग्स में प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट किया है जिन हेडिंग्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, बुक का कोई भी हिस्सा छोड़ा नहीं गया है। अब इसके बाद बच्चों बात आती है सिविल डिसोबीडियंस की। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च के साथ में ही मानी जाती है। तो आप देखिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के इंपॉर्टेंट पहलू, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या थे। तो इट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन, कि इसकी शुरुआत साइमन कमीशन के विरोध में की गई। दिस कंटिन्यूड बिटवीन 1930 एंड 1934। तो ये सिविल डिसोबीडियंस के बारे में ये 6 पॉइंट आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं कि इसकी शुरुआत हुई साइमन कमीशन के विरोध में और 1930 से 1934 तक ये चला। कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज द मेन एम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि इसका मुद्दा जो था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। फिर देखिए इट वाज फुली फ्लेज्ड मास मूवमेंट, कि ये एक फुल फ्लेज्ड मास मूवमेंट था कि जनता के द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन किया गया था। आप देखेंगे कि इसमें विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, इसमें मर्चेंट ने भी पार्टिसिपेट किया, इसमें रिच क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये एक बहुत व्यापक फैला हुआ मास मूवमेंट था। महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत सॉल्ट मार्च के साथ में हुई थी। On 6th April he ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। कि इसको सेरेमोनियली इसकी शुरुआत की गई सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, जो महात्मा गांधी ने सी वाटर को बॉयल करके बनाया। 6 अप्रैल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये बात आपको यहाँ पे बताई गई। तो ये बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत जो है दांडी मार्च के साथ में मानी जाती है और
इसका मकसद साइमन कमीशन और अंग्रेजों की जो और दूसरी दमनकारी नीतियां थी उनका विरोध करने के लिए किया गया था, और ये एक बहुत ही व्यापक मास मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ रिच क्लास इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपने जैसा कि जाना कि ये एक मास मूवमेंट था, तो इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था। तो इसमें आपकी बुक में ये सारी चीजें एक रनिंग पैराग्राफ में लिखी हैं, लेकिन मैंने उसको ब्रेक करके उसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है कि ताकि उस कंटेंट को एक कंटेंट ब्रेक के सहारे आप समझने की कोशिश करिए और इस चीज को जानिए कि उस पूरे रनिंग पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है पार्टिसिपेशन ऑफ रिच क्लास। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इन द कंट्री साइड रिच पेजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि इसमें काफी बड़ा सहयोग गुजरात के जो पाटीदार किसान थे और उत्तर प्रदेश के जो जाट किसान थे उन्होंने बड़ा व्यापक सहयोग दिया, जो कि काफी अमीर हुआ करते थे। दे हैड वेरिड रीजंस टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, और इसमें पार्टिसिपेशन के इनके अपने कारण थे। तो देखिए, बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, तो चूंकि ये रिच पेजेंट थे तो ये कॉमर्शियल क्रॉप उगाते थे। द रिच पेजेंट्स वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। तो ये जो कैश क्रॉप बेचने वाले किसान थे, तो फॉलिंग प्राइसेस और ट्रेड डिप्रेशन की वजह से, गिरते हुए दामों की वजह से और ट्रेड में होने वाली कमी की वजह से इनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो ये चाहते थे कि महात्मा गांधी कुछ ऐसा करें कि जिससे इनका बिजनेस और इनकी जो है अनाजों की कीमतें सही तरीके से बढ़ें, कि ताकि इनको मुनाफा हो। As the cash income disappeared, these peasants found it impossible to pay government revenue demand. अब चूंकि ट्रेड डिप्रेशन हो गया था, प्राइसेस गिर रही थी, तो इस तरीके से इनके पास भी इस बात को लेकर के बड़ी समस्या पैदा हो गई थी कि वो कैसे गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड, गवर्नमेंट की टैक्स डिमांड्स को वो कैसे पूरा करें, क्योंकि धीरे धीरे करके कैश इनकम डिसअपियर हो रही थी। द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट, कि अब सरकार से जब इस बात के लिए बात की गई कि सरकार रेवेन्यू डिमांड घटाए, टैक्सेस घटाए, तो सरकार ने मानने से मना कर दिया, और इस वजह से वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट यानी कि व्यापक नाराजगी, रिजेंटमेंट का मतलब नाराजगी फैल गई। तो द रिच पेजेंट्स बिकेम enthusiastic supporter of civil disobedience। तो जो रिच पेजेंट थे, जो अमीर किसान थे, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर बन गए। For them, fight for Swaraj was a struggle against high revenues। तो इन किसानों के लिए जो फाइट फॉर स्वराज था, उसका मतलब था कि हाई रेवेन्यूज, हाई टैक्सेस के खिलाफ एक लड़ाई। हालांकि they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। तो ये निराश हुए जब महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया 1931 में और रेवेन्यू रेट्स रिवाइज भी नहीं होने पाई, तो इनको बड़ी निराशा हुई। तो आपने देखा कि जो रिच क्लास के पेजेंट्स थे उन्होंने किस तरीके से इस मूवमेंट में कोऑपरेट किया। और नेक्स्ट हेडिंग है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सिविल डिसोबीडियंस, की जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो रिस्पॉन्स था सिविल डिसोबीडियंस की तरफ, वो पूरी इंडिया में एक जैसा नहीं था। कहीं पे इसको सपोर्ट मिला इंडस्ट्रियल वर्कर्स के द्वारा, कहीं पे सपोर्ट नहीं मिला। तो द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास अडॉप्टेड अ डिफरेंट पॉलिसी towards civil disobedience movement. The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large numbers, कि काफी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन नहीं निकल करके आया। हाँ, कुछ रीजन्स में ये पार्टिसिपेशन जरूर दिखाई दिया, जैसे छोटा नागपुर रीजन में। Some workers did participate in civil disobedience movement। कुछ वर्कर्स ने जरूर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने गांधी जी की आइडियाज को अडॉप्ट किया, जैसे बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, और इसी तरीके से मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ कुछ जगहों पे जरूर इस मूवमेंट में वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोई बहुत व्यापक इंडस्ट्रियल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दिया। हाँ देखिए, 1930 में थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस, वो गांधी कैप्स की 1930 में छोटा नागपुर रीजन में जो टिन माइंस में काम करने वाले वर्कर्स थे, उन्होंने गांधी कैप लगा ली और उन्होंने प्रोटेस्ट रैलीज और बाइकआउट कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया। तो यही आपको यहाँ पे नागपुर रीजन बताया गया है। तो कुछ जगहों पे ये पार्टिसिपेशन जरूर देखने को मिला, लेकिन ये बहुत ही वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन नहीं था इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरफ से। इसकी एक वजह यह भी थी कि कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, कि कांग्रेस जो है वो वर्कर्स की डिमांड को नहीं शामिल करना चाहती थी, क्योंकि वर्कर और मालिक हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो कांग्रेस को आंदोलन के लिए पैसा मिलता था मालिकों से,
तो अब अगर वो वर्कर्स की डिमांड को शामिल करने लगते तो इससे मालिक नाराज हो जाते। तो इस वजह से कांग्रेस जो है वो वर्कर्स को शामिल करके चलना नहीं चाहती थी। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड एंटी इंपीरियल फोर्सेस, कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एलिनेट हो जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे, और एंटी इंपीरियल फोर्सेस का मतलब कि ब्रिटिश ताकत के खिलाफ लड़ने वाली फोर्सेस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कैसा रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस में अलग अलग ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन किस तरीके से रहा, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो बुक में जो रनिंग पैराग्राफ में पूरा टेक्स्ट दिया है उसको मैंने यहाँ हेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएं। तो अब यहाँ पे देखिए कि विमेन का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरीके से रहा। तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, कि विमेन का पार्टिसिपेशन ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप्स एंड मेनी वेंट टू जेल ऑल्सो, कि उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया, और बहुत सारी औरतें जेल भी गईं। Movement by Gandhi ji, moved by Gandhiji's call, they began to see service to nation as a sacred duty of women, कि महात्मा गांधी की कॉल से मोटिवेट होकर के उन्होंने ये महसूस करना शुरू किया कि स्त्रियों का भी दायित्व है कि वो देश की सेवा में आए, और इसको उन्होंने सैक्रेड ड्यूटी ऑफ विमेन माना, इसको उन्होंने एक पवित्र ड्यूटी माना औरतों की। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. तो अब ये जो औरतों का पार्टिसिपेशन था, इससे लोगों के नजरिए में कोई खास परिवर्तन नहीं आया कि इससे औरतों का सम्मान बढ़ गया हो या इससे जो है समाज में कोई रेडिकल चेंज आ गया हो औरतों के प्रति, तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ विमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, कि काफी लंबे टाइम तक कांग्रेस जो है वो औरतों के केवल सिंबॉलिक प्रेजेंस को महत्वपूर्ण मानती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे औरतें बैठें। तो इस तरीके से आपने रोल ऑफ विमेन भी देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो इन चीजों को आपको तैयार टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस क्लास इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि बिजनेस क्लास के लोगों ने किस तरीके से इसमें अपनी हिस्सेदारी बटाई। तो देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सामान की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी तो उस दौरान इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो काफी अमीर हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा कमाया। They reacted against the colonial policies that restricted business activities. तो अब पैसा कमा करके वो अंग्रेजों की खिलाफत पे उतर आए कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट करती थी उसकी उन्होंने खिलाफत की। They wanted protection against the import of foreign goods. वो चाहते थे कि फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट कम हो कि ताकि इंडियन सामान ज्यादा बिके, और वो इस बात के लिए भी डिमांड करते थे कि रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, रूपी स्टर्लिंग का मतलब पाउंड स्टर्लिंग जो कि ब्रिटेन की करेंसी है उसका और रुपए का प्रॉपर रेशियो, जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कि रूपी डॉलर रेशियो पूरी दुनिया में आज के टाइम में डॉलर के साथ में एक्सचेंज रेशियो सेट किए जाते हैं, लेकिन उस जमाने में रूपी स्टर्लिंग जो कि ब्रिटेन की करेंसी थी उससे इंडियन मनी के एक्सचेंज रेट को सेट किया जाता था। तो उसमें वो चाहते थे कि एक बैलेंस रहे और इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते थे कि ताकि इंडिया में इंडिया का ही माल बिके। इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर अटैक किया। वो नहीं चाहते थे कि बिजनेस के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार रहे और इस तरीके से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने आंदोलन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया और बाई और सेल को रोका जो कि इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड था, कि इंपोर्टेड गुड्स को खरीदना बेचना दोनों पे उन्होंने रोक लगाई। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गई तो बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक, तो बिजनेस ग्रुप्स को ये समझ में आ गया क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ बिजनेस के भी मुद्दे उठाए जाने थे, लेकिन जब ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो उनको समझ में आ गया कि अब गांधी जी से कुछ होने वाला नहीं है, तो अब धीरे धीरे उनका जोश कम होने लगा। दे वर एप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, कि वो डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज में लूटपाट मच जाए और जो है हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाए। तो इस तरीके के प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे चलने वाले डिसरप्शन, लंबे चलने वाले उतार चढ़ाव से भी वो परेशान थे। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920, कि उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस कहते हैं 1920 में, और इसके अलावा FICCI
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी 1927 में बनाई। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि इंडियन बिजनेसमैन के द्वारा बनाई गई थी। तो इनका भी शुरुआती दौर में आप देख सकते हैं कि सपोर्ट बढ़ चढ़ करके रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी शांत हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आपने सिविल डिसोबीडियंस और डांडी मूवमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट यहां पर देखे, और यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का डिटेल खत्म होता है। इसके बाद फिर हम आगे की डिटेल्स को